हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की कक्षा बच्चे यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए एक तरीके से नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश राज्य को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, पीवाईक्यू हमने कर लिया है और उसका एनालिसिस भी हमने कर लिया है। तो एनालिसिस के बाद में एक चीज जो निकल करके सामने आई कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वेटेज इसका है। ठीक है, तो स्टेट की जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, वो हमें होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बच्चे जो चीजें हैं वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूट्यूब पे सारी की सारी चीजें करवाऊंगी। आप लोगों को ध्यान से इन लेक्चर को जो है देखना है और याद करने की कोशिश करनी है। ज्यादा लंबे नहीं होंगे ये वाले लेक्चर। ठीक है, आधे आधे घंटे के उसमें जो है मैं आपको ये सेशन डिलीवर करूंगी और उसमें आपका क्या है कि एक एक करके हम सारी चीजें जो है यूपी से रिलेटेड देखेंगे। जैसे कि आपका पहले हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जो सामान्य जानकारी है आज के सेशन में वो हमने ले ली। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, उसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो हमने जो है कवर कर लिया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का आपका कल्चर है, ठीक है, जियोग्राफी आपका यूपी का है। तो इस तरीके से जो है आपका अलग अलग टॉपिक के जरिए हम यूपी को एक बेसिक, यूपी के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बना लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में जो है यहाँ पे से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं यूपी के बारे में पढ़ना। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज का सेशन जो है सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिर्फ जो है आपका बेसिक चीजें कि यूपी के बारे में आपकी बेसिक बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं जो कि आपको अपने राज्य के बारे में मालूम होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे, सबसे पहले यूपी की अगर हम बात करें, इसमें आपकी जो कैपिटल है वो है आपकी लखनऊ, है ना। राज्य का नाम आपको पता है उत्तर प्रदेश है, कैपिटल जो है इसकी आपकी लखनऊ में है। ठीक है, अगर आप लखनऊ को देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे तो कहीं हद तक बचे ये यूपी को अगर आप बचे इमेजनरी, ठीक है, आपका जो है यहां से देखिए, आप यहां से लेकर के जो है आपका यहां तक उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। और इसे अगर हम इमेजिनरी, एक इमेजिनरी लाइन में अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से जो है आपका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक सेंटर में जो है बच्चे आपको यहाँ पे क्या है, लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ जो है इसकी क्या है, राजधानी है। और उसके अलावा कुछ चीजें जो है हमें उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। हमारा उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कैपिटल के बारे में और क्या चीजें हमें याद करनी है। और यूपी को जब आप एज ए स्टेट, अगर आप बाकी स्टेट से भी हैं, बाकी अदर स्टेट के हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश को कैसे जानते हैं, सबसे बड़े राज्य के रूप में, है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि यहाँ ये जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। तो इस तरीके से जो इसके बच्चे विशेष बातें हैं, जो खास बातें हैं इसकी, वो हम जो है यूपी के बारे में देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है आपका हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक फैक्ट है यूपी के बारे में, राज्य का नाम यूपी सभी को पता है, कैपिटल इसकी लखनऊ में है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये हमारे देश में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है बच्चे अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, तो एक एरिया आपको याद रखना है, लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसके जो है एरिया है। ये आंकड़ा जो है हमें याद रखना है, 240928 240928 240,928। ठीक है, 240,928 हिंदी में थोड़ा सा याद करने के लिए ज्यादा आसान रहता है। तो ये आंकड़ा आपको ज्यों का त्यों, है ना, पूरा का पूरा जो है याद रखना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 लाख के करीबन है। ठीक है, 2 लाख में भी कितना है, ठीक है, 40928 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मैं इस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरा का पूरा आंकड़ा पूछा जाएगा और वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपका। 928 240 928 240 928। ठीक है, मेरे साथ में 2-3 बार अगर आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 240 928 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इस एरिया के अकॉर्डिंग ये जो है 4th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आपका क्या आता है कि जो प्रभाग है, जो डिवीजन है वो है टोटल 18। ठीक है, हमारे देश में हर एक राज्य में आप लोग देखेंगे प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से गवर्नेंस का काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्टेट जो है अलग अलग हिस्से में बटे हुए हो। ठीक है बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ। जैसे कि आपके आप लोगों ने स्कूल तो गए होंगे सारे के सारे। ठीक है, मान लीजिए आप कक्षा 9 में थे, कक्षा 10 में थे, कक्षा 1 में थे, कक्षा 2 में थे, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जब बच्चे बहुत ज्यादा
ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, है ना। कक्षा 9 का सेक्शन ए, कक्षा 9 का सेक्शन बी, कक्षा 9 का सेक्शन सी, ठीक है। तो ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि आसानी से बच्चों को मैनेज किया जा सके, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसी तरीके से स्टेट के साथ में भी है कि स्टेट में जो है अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें उतने ज्यादा डिवीजन होंगे, क्योंकि प्रशासन का काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रभाग यानी कि डिवीजन जो है टोटल कितने हैं, 18 है, ठीक है, टोटल 18 है। उसके बाद जो है बच्चे आपके कुल जिले, अब ये आपका 75 है, लेकिन इसमें एक जुड़ गया है, ठीक है। तो करंट भी आपको साथ साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। और हालांकि अभी तो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारी चीजें लगती हैं किसी एक जगह को जिले बनाने के लिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो पेपर होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, वहां पर सब जगह जो है नाम चेंज किया जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें जो है आपकी की जाएंगी। तो उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो चुका है। यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट जो है आज के टाइम पे है, ठीक है। तो टोटल आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है बच्चे, 76 है। तो नया जो आपका डिस्ट्रिक्ट बना है, जो 76वां डिस्ट्रिक्ट बना है यूपी का, वो कौन सा है, ये है आपका कल्याण सिंह नगर, ठीक है, कल्याण सिंह नगर है। फिर आपको पूछा जाएगा कि कौन से दो पुराने डिस्ट्रिक्ट में से तोड़ करके जो है इसे बनाया गया है। तो यहाँ पे बच्चे पुराना जो है आपका, एक तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा जो है आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अलीगढ़ के कुछ जो है आपकी तहसील ली गई और कुछ तहसील जो है आपकी बुलंदशहर की ली गई, और तब जो है आपका मिलकर के बनाया गया कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह जो है बहुत ही रेपुटेड, ठीक है, बहुत ही फेमस यहाँ के पॉलिटिशियन रहे, यूपी के पूर्व सीएम भी रहे। तो उन्हीं के नाम पे जो है आपका ये नया जिला बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है कि 76वां जिला जो है यूपी में बन चुका है, और ये है आपका कल्याण सिंह नगर, ठीक है। याद रखेंगे, नाम याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे स्टेट सिंबल की। जैसे हमारे देश के जो है नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल्स है ना, मोर को आप लोग जानते हैं, बाघ को आप लोग जानते हैं, है ना, उसी तरीके से जो है आपका स्टेट का भी, स्टेट के अपने अपने सिंबल होते हैं, लगभग हर स्टेट के अपने अपने सिंबल होते हैं। तो सबसे पहले स्टेट एम्बलम की बात करते हैं, राज्य चिन्ह, इसे कहा जाता है राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये जो है आपका रेड, सॉरी, ये आपका येलो, पेल येलो, हल्का जो आपका पीला कलर होता है, उस कलर का जो है आपका एक रोज है, ठीक है। और उसमें जो है आपका बच्चे क्या है, एक बो और एरो है ना, एक धनुष बाण आपको दिख रहा होगा। ये जो है इस तरीके से जो है आपका तीर और धनुष, इस तरीके से जो धनुष बाण है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपके दो फिश है, दो जो है यहाँ पे आपकी मछलियां आपको दिखेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक स्टेट का जो है अपना अपना सिंबल होता है, उसी तरीके से बच्चे आपका राज्य का यानी कि यूपी का भी अपना एक सिंबल है, जिसको इस तरीके से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो आपका स्टेट एम्बलम है, वो आपको याद रखना है कि इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल करके ये एम्बलम बनाया गया है। उसके बाद स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो इसका नाम है बच्चे सारस, क्रेन, ठीक है, इंग्लिश में हम क्रेन कहते हैं इसे। ये है आपका सारस, यहाँ पे देखिए बच्चे, बड़ा ही खूबसूरत जो है यहाँ पे आपका सारस है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। उसके बाद में आता है स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल यहाँ पे आपका बारहसिंगा है, स्वॉर्म डियर है। अभी आपका देखो, उत्तर प्रदेश का जीके जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वैसे भी मतलब कि अगर आप किसी नेशनल लेवल का बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जहां पर कि यूपी का स्पेसिफिकली कोई लेना देना नहीं, अभी तो आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपी का ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस आ जाता है ना। लेकिन अगर आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, किसी नेशनल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी यूपी जो है ऑटोमेटिकली हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बच्चे आप भारत का इतिहास पढ़े तो किसका इतिहास पढ़ते हैं हम, अधिकतर यूपी का और बिहार का ही इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि वही जो है आपका कोर है, वहीं से रिलेटेड सबसे ज्यादा सोर्सेस हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ऑलरेडी ये आपका स्टेट है। अगर आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करें ना, तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होगी। वो मुझे इसलिए याद आया, अभी कल ही जो है आरआरबी एनटीपीसी, आप लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी, इसका सीबीटी 2 हुआ बच्चे, है ना, इसके सीबीटी 2 हुआ। तो सीबीटी 2 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि आप बताइए कि स्टेट एनिमल क्या है यूपी का, बारहसिंगा है, ठीक है। तो मतलब ये जानकारी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपके काम आएगी। यूपी हमारे देश के समाज में, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश के राजनीति में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे ऑल ओवर द एग्जाम, जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्टेट एनिमल आपका यूपी का क्या है बच्चे, बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा है, स्वॉर्म डियर इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका स्टेट ट्री, यानी कि वृक्ष। वृक्ष को अगर आप देखेंगे, अशोक का जो पेड़ है बच्चे, ठीक है, अशोक का पेड़ जो है इसका स्टेट ट्री है। उसके बाद में आता है स्टेट फ्लावर। अच्छा, अब थोड़ा सा अशोका ट्री तो आपका आसान सा हो गया बच्चे, ठीक है, कि अशोका ट्री जो है आपका इसका वो है स्टेट
ट्री है, लेकिन इसमें आपको इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यूपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम है ना, वहां पे बच्चे आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। जब हम स्टेट स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका सारा का अशोका, ठीक है, सारा का अशोका आपको याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम है, इस नाम से इसे जाना जाता है। फिर आपका स्टेट फ्लावर आता है, ये है आपका पलाश, ठीक है। पलाश का फूल जो होता है ना, पलाश का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है, और इसे जो है जंगल की आग भी कहा जाता है। ये भी आपका आ जाएगा कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो जंगल की आग जो है पलाश को कहा जाता है, पलाश के पेड़ को कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर अगर आप देखेंगे तो वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है, ठीक है। और आप सोचिए कोई जंगल है जहां पर कि बहुत सारे पलाश के पेड़ हैं, और आप दूर से उस जंगल को देखेंगे तो कैसा लगेगा कि जैसे जंगल में आग लगी हुई हो, है ना। तो जिस तरीके से जो है आपके जब फ्लेम का जो कलर होता है ऑरेंज कलर, उसी तरीके के बच्चे आपका इसका कलर होता है, इसीलिए इसे जंगल की आग भी कहते हैं। तो पलाश जो है आपका ये स्टेट फ्लावर है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका आपका क्या है, साइंटिफिक नेम है। उसके बाद स्टेट स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो हॉकी यहाँ का जो है राज्य खेल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यूपी के बारे में वो हम देख ली है, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन सी जगह है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण से जो है कोई जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई जगह है जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जगह है जो कि कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जगह है जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग तरीके से जो है किसी जगह की इंपॉर्टेंस को हम माप सकते हैं, है ना। अलग अलग दृष्टिकोण से जो है आपका कोई भी जगह हमारी महत्वपूर्ण हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा यूपी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बच्चे इसका ये जो टॉपिक है ना, ये आपका हिस्ट्री में भी आ जाएगा और इन जनरल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे कुछ आपके साइट्स हैं जो कि कैल्कोलिथिक एज के हैं, ठीक है। कुछ आपके साइट्स हैं जो कि ताम्र पाषाण युग के हैं, और भारत के इतिहास में भी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई होंगी अगर आपने भारत के इतिहास पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये यूपी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो है भारत के इतिहास के लिहाज से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके जो कैलकुलिथिक युग है, जो ताम्र पाषाण युग है, उस समय के जो कुछ साक्ष्य हैं वो यूपी में कहाँ से मिले हुए हैं, तो कौन से इंपॉर्टेंट आपके प्लेसेस है। पहला बच्चे आपका मेरठ है, फिर आपका सहारनपुर है, ठीक है। यह युग पाषाण युग कांस्य युग के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण को दर्शाता है, जहां पर कि पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका फेज है यह आपका ट्रांजिशन फेज, ठीक है। ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या है, इसमें आप नाम देख रहे होंगे बच्चे, ताम्र पाषाण युग, ताम्र यानी कि तांबा कॉपर, ठीक है, पाषाण यानी कि पत्थर यानी कि स्टोन, ठीक है। तो वो वाले एरा की बात हो रही है कि जब जो आदि मानव था उसने जो है धातु की खोज भी कर ली थी, तो वो जो है आपका तांबे का इस्तेमाल भी कर रहा था, है ना, और साथ में जो है वो जो पुराने उसके पत्थरों के औजार थे उसका इस्तेमाल भी कर रहा था। तो एक तरीके से जो है आपका ट्रांजिशन फेज है। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं यूपी में वो कहां से मिले हैं, मेरठ से मिले हैं, सहारनपुर से मिले हैं। कहां से, मेरठ से मिले हैं, सहारनपुर से मिले हैं। ये यूपी का बच्चे मैंने नक्शा इस तरीके से कट किया है आपके लिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर की जो बाउंड्री है ना बच्चे, ये उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून, ठीक है, देहरादून है, और देहरादून की जो बाउंड्री है वो सहारनपुर से लगती है। तो मतलब आप यूपी का जो सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखेंगे वो आपका सहारनपुर है, ठीक है, सहारनपुर है। फिर नीचे नीचे आप आते जाएंगे, अगर आपको बचे सहारनपुर से अगर आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, तो मेरठ होते हुए जाएंगे, ये सहारनपुर है, फिर आपका आता है मेरठ, ठीक है, ये रहा आपका मेरठ। तो मेरठ हो गया आपका और सहारनपुर हो गया, दोनों मतलब आसपास है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों में ही इस काल के, कौन से काल के, ताम्र पाषाण काल के, ठीक है, औजार मिले हैं यानी कि साक्ष्य मिले हैं। तो दोनों को ही आपको याद रखना है, सहारनपुर और मेरठ, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है पुरा पाषाण सभ्यता, पुराना पाषाण युग यानी कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और पीछे अगर हम जाएं तो कहां पे जो है हमें साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे पहले आता है आपका बेलन वैली, बेलन घाटी जिसे हम कहते हैं, ये है बच्चे आपका प्रयागराज। आज तो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, ठीक है। तो प्रयागराज में जो है आपकी बेलन घाटी है, ठीक है। यहाँ पे आर शर्मा, अब नाम याद रखना है क्योंकि हम यूपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर शर्मा के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई थी, और ये जो है भारत के
यूपी के नहीं भारत के भी सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थलों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चे से। ये है आपका वीआईपी फैक्ट, ठीक है। बेलन घाटी कहां पर है आपको पूछा जाएगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पे, प्रयागराज के अंदर, ठीक है, प्रयागराज जिले के अंदर। उसके अलावा पूछा जाएगा इसकी खुदाई किसने करी थी। इसकी खुदाई जो है आर शर्मा के द्वारा की गई थी। और दूसरा जो है यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन से काल के हैं, तो पुरापाषाण स्थलों में, ठीक है। ये जो है आपका पेलियोलिथिक साइट है, पेलियोलिथिक साइट है, इंडिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट है। उसके बाद बच्चे आपका बेलन वैली में ही आपकी एक जगह है जिसका नाम है लोहंडाला, ठीक है। लोहंडाला आपको याद रखना है इस जगह का। यहाँ पे शुरुआती मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। आपको पूछा जाएगा 1 नंबर का सवाल कि उत्तर प्रदेश में शुरुआती मानव बस्तियों के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो बेलन घाटी के ही अंदर एक जगह है आपके साइट है जिसका नाम है लोहंडाला, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका सोनभद्र जिला है आपका यूपी का, जिसके अंदर है सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी पत्थर के औजार और पुरापाषाण अवशेष इसके अंदर मिले हैं। फिर आता है आपका चकिया चंदोली, ठीक है, चकिया चंदोली, ये पुरापाषाण मानव गतिविधि जो है यहाँ पे आपकी देखी गई है, ठीक है। तो 2 बेलन घाटी हो गई आपके बच्चे, ठीक है। एक आपका बेलन वैली ही है पूरी की पूरी इलाहाबाद के अंदर। बेलन घाटी के अंदर भी पर्टिकुलरली जो आपका लोहंडाला साइट है, ठीक है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली घाटी या फिर सोनभद्र जिला है ना, तो सिंगरौली जो है आपका ये बेसिकली आपका बॉर्डर पे है, ठीक है। सिंगरौली आता है एमपी में भी और यूपी में भी, ठीक है। मध्य प्रदेश और आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आपका सिंगरौली है, तो सिंगरौली बच्चे आपका ये है सोनभद्र, ठीक है। फिर आता है बच्चे आपका चकिया, चकिया चंदोली, ठीक है। चकिया कहाँ पे, चंदोली। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से देखिए बच्चे, ठीक है। ये आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे, ये आपका बेलन वैली हो गई प्रयागराज में, यहाँ पे देखिए लोहंडाला हो गई, आपकी बेलन घाटी हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए चकिया चंदोली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंगरौली आपका सोनभद्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है और इस तरीके से जो है ये साइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला है बच्चे आपका नवपाषाण युग, न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है। न्यूलिथिक एज की कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि यूपी में मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिली है, तो कौन कौन से साइट्स है। सबसे पहले आप देखेंगे सराय नाहर राय, ठीक है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक जगह है जहां पर कि सराय नाहर राय है। उसके बाद है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर को तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, मिर्जापुर तो जानते ही आप लोग। तो मिर्जापुर जो है आपका, यहाँ पे पत्थर के औजार और शुरुआती बस्तियां मिली हैं। सोनभद्र की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण नवपाषाण अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे नवपाषाण औजार मिले हैं, है ना, और उसके साथ में जो है कुछ आवास स्थल भी मिले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जगहों का नाम याद रखना बच्चे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर के न्यू स्टोन एजेस के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो कहां कहां से साक्ष्य मिले हैं हमारे सराय नाहर राय हो गया प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया और बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। यहाँ से जो है आपके क्या मिले हुए हैं, हमारे एविडेंस मिले हुए, ठीक है। और क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में बच्चे आपका अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अधिकतर जो है हमें मिले हैं औजार, ठीक है। अधिकतर जो चीजें मिली है वो है औजार, ठीक है। लेकिन उसका युग वहां से पता चलता है ना कि ये जो औजार बना हुआ है, ये जो आपका वेपन है वो कितने साल पहले, कितने कौन से एरा का होगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो है चीजें यहाँ से आपकी औजार ही मिली है, याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा जो है मुख्य विशेषताएं क्या है कि एक तो उन्नत औजार का मतलब क्या है कि जब शुरुआती दौर में आप लोगों ने आदिमानव के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो शुरुआती दौर में बच्चे आदिमानव ने जो औजार बनाए थे, हथियार बनाए थे ना, वो उन्नत नहीं थे, है ना। फिर धीरे धीरे जो है औजार जो है आपके अच्छे होते गए, फाइन होते गए, उनको जो है पॉलिश किया गया, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आया न्यू स्टोन एज में जब आदिमानव जो है सक्सेसफुल हो गया एडवांस टूल बनाने में, उन्नत औजार बनाने में। तो यहाँ पे जो नवपाषाण काल के, जो न्यू स्टोन एज के जो हमारे औजार मिले हैं ना, वो एडवांस टूल है, ठीक है। वो आपके क्या है, एडवांस टूल है। तो एडवांस टूल जो है इन जगहों से हमें मिले हैं। तो जगहों का नाम आपको याद रखना है, सराय नाहर राय हो गया, आपका मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे, ये सारी की सारी जगह है आपके उत्तर प्रदेश है। इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, प्रतापगढ़ सराय नाहर। अगला है आपका यूपी में हड़प्पा सभ्यता के सबूत, ठीक है। अब ये जो चीज है बच्चे, हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपका हिस्ट्री का भी एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना कि इस काल की कौन सी जगह मिली है यूपी में, इस काल की कौन सी जगह मिली है, तो एक तो हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ लिए यूपी के कि ये जगह है जो कि हिस्टोरिकली, है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने जो है ये भी देख लिया कि साथ में जो है हमारा
जो हिस्ट्री का पोर्शन है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे यूपी का तो यहीं से तो पढ़ा जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है आपका कहाँ से हिस्टोरिकली एविडेंस मिले हमें यूपी के बारे में। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी कवर हो रही हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं बच्चे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे जो पाषाण युग खत्म हो गए, स्टोन एज जो है आपके खत्म हो गए, तब आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम भारत से कंपेयर करने बैठेंगे ना, तो भारत में तो बच्चे बहुत सारी जो है आपकी जगह मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, है ना। जैसे राजस्थान में आपके हैं, आपके जो है गुजरात में है, आपके हरियाणा में भी है। ठीक है, तो आपके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो देखो बच्चे, ये जगह है आपके आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, और यहाँ पर कपास की खेती के सबूत मिले हैं, कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के जो एविडेंस है वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसके बारे में। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो आलमगीरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे बच्चे, ये आपका उत्तर प्रदेश में। ये आपका बच्चे नक्शा है, अगर मैं आपको इसे दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो है आपका हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका एक मैप है। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, तब आपको आलमगीरपुर की जो लोकेशन है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखो बच्चे, ठीक है, ये रहा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं वो आज तो पाकिस्तान में भी है कुछ, जैसे कि हड़प्पा हो गया, है ना, ये जो है आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, सारे के सारे जो है पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आइए बच्चे, ये आपका दईमाबाद हो गया, ये आपका लोथल हो गया, है ना, सुरकोतगढ़, यहाँ पे ये सारा आपका गुजरात वाला पार्ट है ना। यहाँ पे सारी के सारी आपके जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है। अब सेंटर ऑफ इंडिया में आते हैं, तो सेंटर ऑफ इंडिया में राजस्थान की पहले बात करें, कालीबंगन है, बनावली है, राखी गढ़ी है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको आलमगीरपुर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका है आलमगीरपुर। और जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उनमें से सबसे पूरब में, ठीक है, सबसे पूरब में स्थित है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस भी है। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ऑलरेडी जो साइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि सारी साइट्स में से ये सबसे ज्यादा ईस्ट पे है, सबसे ज्यादा पूरब में है। ठीक है, तो आलमगीरपुर का जो है लोकेशन आप देख लेना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की है उनके हिसाब से जो है आपका सबसे पूरब में स्थित है। ठीक है, तो ये बच्चे याद रखना। और यहाँ से क्या मिला है, कपास की खेती के सबूत मिले हैं। उसके अलावा जो है बाकी और कौन कौन सी जगह है जो कि हमारी अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे जो जगह है ना, कोई कोई साइट ऐसी है जो कि पूरा का पूरा शहर हमने ढूंढ लिया, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, पूरा का पूरा शहर जो है खुदाई में मिल गया, है ना। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पे सिर्फ एविडेंस मिले हैं, छोटे छोटे एविडेंस मिले हैं, उस टाइम पीरियड के जो है आपके औजार मिल गए, या फिर बर्तन मिल गए, या फिर कुछ जो है कब्रें मिल गई, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो है आपकी मिली हुई है। तो बाकी अगर हम देखें यूपी में कौन कौन सी जगह है जो कि आपकी फेमस है, ठीक है, देखो बच्चे, सबसे पहले है आपका सहारनपुर। सहारनपुर में है आपका हुलास, हुलास नाम की जगह है सहारनपुर। ठीक है, फिर आता है आपका मंडी। एक तो मंडी है आपका हिमाचल प्रदेश में, एक है आपका यूपी में। मंडी मुजफ्फरनगर सोने के भंडार के लिए मशहूर था। सनोली जो कि बागपत योद्धाओं की कब्रों और रथों के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका बरगांव, बरगांव आता है आप सहारनपुर में। और फिर मनपुरा, मनपुरा आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, ये कि मैच्योर और लेट हड़प्पा काल के दौरान गंगा यमुना दो आपके पूरब की ओर फैलाव को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है कि एक तो आपका आलमगीरपुर हो गया जो कि एक बड़ी साइट है, लेकिन छोटी छोटी जगह भी है जहां पर कि इस काल के कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैं अभी ग्रुप के लिंक आपको दे दूंगी जहां सर कि आप इन चीजों को रिवाइज कर सके। अब बात करते हैं बच्चे आपके उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और संवैधानिक तथ्यों की। ठीक है, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट की, क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें इस स्टेट के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले राज्य का जो विधानमंडल है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो है आपका बाईकैमरल। बाईकैमरल यानी कि द्विसदनीय। हर उस स्टेट में जहां पर की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर विधानसभा को आप दो हिस्सों में पाएंगे। ठीक है, एक विधान परिषद होती है और दूसरा जो है आपका विधानसभा होती है। तो वैसा ही यूपी में भी है, यहाँ पे भी जो है बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। एक विधानसभा है और एक आपके विधान परिषद है। विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। ठीक है, जो विधानसभा का मेंबर होगा उसे क्या कहा जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाएगा, यानी विधायक कहा जाएगा। ठीक
ठीक है। जो एमएलसी का मेंबर होगा, यानी कि जो विधान परिषद का जो आपका मेंबर होगा, एलसी का जो मेंबर होगा उसे एमएलसी कहा जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट आपका ऐसा है जहां पर कि एमएलए भी है और जहां पे एमएलसी भी है। हर स्टेट में नहीं होता है बच्चे, ठीक है, याद रखना, हर राज्य में नहीं है। हमारे देश में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर कि एमएलसी और एमएलए आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो बाईकैमरल जो विधान सभाएं हैं, जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सिर्फ 6 राज्यों में है, उनमें से एक आपका यूपी भी है। ठीक है, ड्यू टू ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या है इसीलिए। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए। अगला है बच्चे आपका संसद में प्रतिनिधित्व। अगर हम देखें कि यूपी के कितने मिनिस्टर हैं जो कि लोकसभा में यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर राज्यसभा में यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारत के किसी अन्य राज्य से सबसे ज्यादा है। यूपी में कितनी है? 80 है, 80 है। राज्यसभा की सीटें हैं वो भारत के किसी और राज्य से सबसे ज्यादा है, यानी कि 31 है। ठीक है, तो यूपी बच्चे दोनों ही जगह आपका फर्स्ट है, लोकसभा की सीटों में भी, राज्यसभा की सीटों में भी, आपके विधानसभा की सीटों में से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सीटें भी आपकी ज्यादा होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चे आपके विधानसभा सीटों की। ठीक है, अब देखो विधानसभा सीटें जो है, हम क्या सारे के सारे 76 डिस्ट्रिक्ट है, सबकी विधानसभा सीटें याद रखेंगे क्या? नहीं, सबकी विधानसभा सीटें याद नहीं रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे आपकी मैक्सिमम की। जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं वो है प्रयागराज जिले के अंदर। कितनी है टोटल? टोटल है 12। ठीक है, न्यूनतम विधानसभा सीटें किसके अंदर है? श्रावस्ती के हैं, महोबा के हैं और चित्रकूट के हैं। ठीक है, आप देखिए श्रावस्ती में 2 सीटें, महोबा में 2 सीटें और आपके चित्रकूट में 2 सीटें, यानी कि 3 ऐसे जिले हैं जो कि 2-2 सीटें वाले हैं, यानी कि 3 जो है आपके छोटे छोटे जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें से बच्चे इन चारों की याद रखनी है। चारों को क्यों याद रखनी है? नहीं तो फिर 76 का कौन याद रखेगा, नहीं पूछा जाएगा वहां से। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके अंदर है और मिनिमम किसके अंदर है, बस हमें वही याद रखनी है। तो अधिकतम जो विधानसभा सीटें हैं वो है प्रयागराज के अंदर, टोटल कितनी है? 12 है, और बाकी जो 3 हमारे जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहां से जो है आपके 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहीं पे खत्म कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट वाला है, इसमें अधिकतर जो है आपको आंकड़े याद रखने हैं, है ना, नंबर्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं बच्चे वर्तमान में यूपी में वर्तमान में कौन क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं। तो पहली जो राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि हमारे देश से पहली ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद जो है वर्तमान गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत थे, और दूसरे जो है आपके अभी जो है आपके योगी आदित्यनाथ है। इन दोनों ही पर्सनैलिटी में एक चीज कॉमन है बच्चे। ठीक है, एक चीज कॉमन है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है ना, ये 2001 से पहले उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वाला हिस्सा था, जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, उसे जो है उत्तरांचल कहते थे, आज जो उत्तराखंड हम इसे कहते हैं, तो वो पहले यूपी में ही हुआ करता था। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही है, तो जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी जो है यूपी के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते होंगे। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों में यही चीज बच्चे आपकी कॉमन है कि गोविंद वल्लभ पंत ये भी जो है उत्तराखंड से थे, और योगी आदित्यनाथ ये भी जो है आपके उत्तराखंड से हैं। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जो है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वो उन्होंने जो है यूपी का इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनका अपने स्टेट उत्तराखंड है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन जो है गोरखपुर सीट से लड़ा है, जो कि यूपी के अंदर है। ठीक है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों हैं तो यूपी के ही, उत्तराखंड के हैं, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वो जो है आपके यूपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना, मतलब कि यूपी स्टेट से, उत्तर प्रदेश राज्य से इन्होंने इलेक्शन लड़ा विधानसभा सीट से, और उसके बाद में यहाँ पे ये सीएम बने हैं। ठीक है, तो दोनों में ये चीज बच्चे आपकी कॉमन है कि दोनों का जो ओरिजिन है वो है उत्तराखंड ही। और उत्तर प्रदेश में आप ज्यादातर जो मुख्यमंत्री देखेंगे ना, वो सारे के सारे ज्यादातर जो हैं आपके उत्तराखंड से ही हैं। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत याद रखना पहले सीएम, और उसके बाद में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वो तो सभी को खैर याद ही होगा। उसके बाद बच्चे उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो इसमें आपको वर्तमान है ना, वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है वो कौन है, तो एक आपके केशव प्रसाद मौर्य है, दूसरे आपके ब्रजेश पाठक। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। फिर विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, तो जो पहले स्पीकर बने थे वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है आपके सतीश
महाना, ठीक है। तो सतीश महाना और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिसमें वर्तमान में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है और सबसे पहले कौन व्यक्ति इसमें बैठा था वो आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने नाम से मैंने अभी कहा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उप मुख्यमंत्री की जो बच्चे आपकी पोस्ट होती है ना, ये आपके संवैधानिक नहीं है, ठीक है। ये तो सरकारों ने जो है अपने उसके हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है जनरेट की है, इसका उल्लेख कहीं पे भी संविधान में नहीं है, ये चीज याद रखना। बाकी राज्यपाल जो है संविधान में है, मुख्यमंत्री आपका संविधान में है, विधानसभा का अध्यक्ष जो है आपका संविधान में है, सारी की सारी जो है संवैधानिक पोस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। एक को छोड़ करके वो है आपका उप मुख्यमंत्री, लेकिन वर्तमान में कौन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री यूपी के हैं बच्चे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वो बच्चे हमारा खत्म हो गया है। इसे रिवाइज करने के लिए इस चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी जो है आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कोर्स से जो है अगर रिलेटेड है तभी आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ इस एग्जाम के लिए, ठीक है, मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा, कर लूंगी, तो आप जो है बच्चे करिए, है ना, आराम से करिए। PYQ एनालिसिस मैंने आपको करवाए हुए हैं, उसमें आप लोग देखिए कि किस किस तरीके के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जो है आपके लिए डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रेटेजी इसकी क्या रहनी चाहिए, हर प्रकार के सेशन आपके लिए लिए हुए हैं। तो आप जो है जुड़ जाइए मेक इट इजी मैकेनिकल से, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने चैनल को। उसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल पे, तो वहां पे बच्चे आपको यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका है जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे टेक्निकल है तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आपका ये है, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे हैं और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन टेक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़े, तो ये जो बच्चे आपका ऑप्शन है ना, ये आपके लिए क्रिएट किया गया है, यूपीपीएससी 2025 नॉन टेक्निकल बैच। इसमें आपका क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 में 2 जो है आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट है, एक आपका हिंदी है, दूसरा आपका जीके है, जनरल स्टडीज, ठीक है। तो दोनों के लिए जो है कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। कोर्स जो है आपका ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि हमें करंट अफेयर भी पढ़ना है बच्चे, तो करंट अफेयर की जो है चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, अभी आप उसे पढ़िए। उसके बाद जो है एग्जाम से पहले हम करेंगे लाइव प्रैक्टिस, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर की भी आपके अलग से होंगी, आपके स्टैटिक जीके की आपके अलग से होंगे, ठीक है। और साथ में जो है आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि हर टॉपिक के अलग अलग होंगे, है ना। हर टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे कि आपका हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका हिस्ट्री आता है, वहाँ पे आपको पॉलिटी आता है, तो हर टॉपिक के जो है आपको अलग अलग टेस्ट दिए जाएंगे, साथ में जो है आपके फुल टेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है बच्चे आपका कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। क्लास की PDF आपको मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, MCQs प्रैक्टिस आपको मिलेंगे, और अभी आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा जिससे कि आपका सिलेबस खत्म होगा, और साथ में जो है उनकी PDF भी मिलेगी जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये जो बच्चे अभी आपने कक्षा देखी है इसकी PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर इस सीरीज के दूसरे सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।